बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद सकलैन है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MS हो। आज हम शुरू करेंगे दुल्हन बनी डैन किस्त नंबर 3। कहानी शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ज़ारा बाहर गार्डन में टहल रही थी। वो रात को जितना डरी हुई थी, आज उतना ही पुरसकून नज़र आ रही थी। कुछ देर तक मेरी वालिदा कैफ़े के लिए घर से निकलने लगी तो ज़ारा उनके साथ जाने पर बाजिद हो गई। मेरी वालिदा ने उसे बहुत समझाया कि कल के वाक़ये के बाद तुम बहुत थकी हुई होगी, इसलिए आज घर पर आराम करो, कल हमारे साथ कैफ़े चलना। लेकिन वो किसी सूरत ना मानी। आखिरकार वालिदा उसे अपने साथ ले जाने पर रज़ामंद हो गईं। मैं काफ़ी देर तक उनके दरमियान छिड़ी तकरार को सुनता रहा, लेकिन जब देखा कि वो दोनों कैफ़े के लिए निकल रही हैं तो मैंने बेसाख्ता वालिदा से पूछा, मामा, मेरी कार क्लीनर कहाँ है? वालिदा और ज़ारा ने हैरानगी से पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। ज़रा कुछ न बोली, जबकि वालिदा ने मुझसे पूछा, बेटा इतनी ख़राब तबीयत में भी तुम ऑफिस जाने का इरादा किया है? मैं झूठ मूठ की जमाई लेते हुए बोला, वो दरअसल मैं कैफ़े जाकर बाबा जान के साथ हाथ बटाना चाहता हूँ। वालिदा ने आंखें फाड़ कर मेरी तरफ देखते हुए पूछा, बेटा कल रात वाले हादसे की वजह से तुम्हारे दिमाग पर कोई चोट वोट तो नहीं लग गई? जहाँ तक मुझे याद है तुम्हें तो हमारे नन्हे से कैफ़े से चिढ़ है। मैंने गार्डन में दाखिल होते हुए जवाबी वार किया, क्यों मामा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कैफ़े जाने का दिमाग पर चोट लगने से क्या ताल्लुक़? वैसे भी मैं कैफ़े जाने से चिढ़ता नहीं था, बस ऑफिस की थकावट की वजह से मेरा कैफ़े जाने को दिल नहीं करता था। लेकिन आज तो सच में मेरा दिल कर रहा था बाबा के साथ काम में हाथ बटाने को। मैं किसी मासूम बच्चे की तरह उन्हें अपनी बात का यकीन दिलाने लगा, लेकिन वो भी मेरी वालिदा थीं और उन्होंने काफ़ी लंबे अरसे तक मेरी परवरिश की थी। वो झट से मेरे इरादे भांप गईं। शायद ज़ारा भी मेरे इरादे समझ गई थी, इसलिए चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरे खामोशी से हमारी बातें सुन रही थी। वालिदा तंज़िया लहजे में बोली, बेटा, माँ हूँ तुम्हारी, सब कुछ समझती हूँ कि कैफ़े के नाम पर चिढ़ने वाले का आज कैफ़े जाने को दिल कैसे करने लग गया और क्यों झटपट कैफ़े की तैयारी बांध ली। मैं सर खुजाते हुए बोला, नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। मैं वैसे घर में बैठा बोर हो रहा था तो सोचा आज आपकी मदद कर दूं। वालिदा ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, इस उम्र में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। तुम यहाँ रुको, मैं अभी गाड़ी की चाबियाँ लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो अंदर चली गईं और मुझे ज़ारा से बातें करने का मौका मिल गया। लेकिन हमारी सारी गुफ्तगू गार्डन में लगे फूलों की मुख्तलिफ इक़साम के बारे में थी। कुछ देर तक वालिदा चाबी लेकर आ गईं और हम तीनों कैफ़े चले गए। वहाँ पहुँचते ही ज़ारा मेरे वालिदैन के साथ काम में लग गई। वो इतनी पुरजोशी से काम कर रही थी कि जितना मैं एली या आना भी ना कर सकते थे। वो भाग भाग कर लोगों से ऑर्डर्स ले रही थी और साथ साथ उन्हें खाना भी सर्व कर रही थी। वहाँ बैठे कुछ लोग उसके हुस्न व जमाल के तबसरे कर रहे थे तो कुछ उसके बेहतरीन काम की तारीफ़। मेरे वालिदैन भी इससे बहुत खुश थे।
वो ज़ारा को कई बार दाद दे चुके थे और शायद कई बार मज़ीद दाद देने वाले थे। शाम हुई तो एली और आना भी यूनिवर्सिटी से सीधा कैफ़े आ गईं। वो शाम के वक्त कैफ़े के काम में मदद करती थी, लेकिन उनके आते ही ज़ारा ने उन्हें ज़बरदस्ती बिठा दिया और उनके हिस्से का काम खुद बखूबी संभाला। शाम को घर लौटे तो हम सब बहुत खुश थे। ज़ारा ने बेहतरीन तरीके से काम सर अंजाम दिया था। मेरे वालिदैन ने तो उसे मुस्तकिल तौर पर काम पर रख लिया और रहने के लिए कोई नई जगह ढूंढने से मना कर दिया, बल्कि घर का स्टोर रूम उसके लिए साफ़ कर दिया, जो कि काफ़ी बड़ा था। ज़ारा हमारे घर का फ़र्द बनकर रहने लगी। वो सबसे घुल मिल कर रहती, घर के कामों में वालिदा का हाथ बटाती और कैफ़े में भी अपना काम बखूबी संभालती। इस हादसे के बाद अब सब कुछ ठीक था, लेकिन ठीक नहीं थी तो मेरी तबीयत। इस रात के बाद से या तो रात को कोई मेरे बालों को सहलाने रहा होता, या मुसलसल मेरे चेहरे पर बोसे दे रहा होता, या मुझसे गले लगकर सोया हुआ था, लेकिन आँख खुलने पर वो गायब हो जाता। मैं बहुत डरा सहमा रहने लगा था और काम पर तवज्जो भी नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से मेरी प्रमोशन भी रुक गई थी। दिन को सोता या रात को इस चीज़ को अपने करीब महसूस करता। मेरी इस तकलीफ़ को या तो मैं जानता था या मेरा खुदावंद। इस हादसे को 3 हफ्ते गुजर चुके थे, लेकिन मेरी तबीयत में कोई अफाका ना हुआ। इन 3 हफ्तों में मैं सुकून की कमी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। भला एक अजीब मखलूक को हर वक्त अपने इर्द गिर्द महसूस करने के बाद ज़िंदगी में सुकून हो सकता था क्या? मेरे वालिद मेरी बढ़ती कमज़ोरी की वजह से परेशान थे। वो कई बार मुझसे इस आए दिन बढ़ती कमज़ोरी की वजह पूछ चुके थे, लेकिन मैं उन्हें वो सब बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। आखिरकार जब यह तकलीफ़ बर्दाश्त की हद से बाहर हुई तो मैंने वालिद को सब कुछ खुलकर बता दिया। मेरी बात सुनकर वालिदा डर से कांपने लगी। फिर अचानक उन्होंने फरेरी ली और कहा, बेटा, मुझे तो ऐसे लगता है कि इस रात वाले हादसे ने तुम्हारे जहन में कोई गहरा असर छोड़ा है, जिसकी वजह से तुम्हें वो सब चीज़ें महसूस होती हैं। मेरा ख्याल है कि हमें कल डॉक्टर के पास जाना चाहिए और तुम्हारा इलाज करवाना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ठीक हो जाओगे। वालिदा की बात सुनकर मैंने डॉक्टर के पास जाने पर हामी तो भर ली, लेकिन दिल ही दिल में मुझे पता था कि ये कोई जहनी बीमारी नहीं थी, बल्कि कोई अजीबोगरीब मखलूक थी जो शायद मुझ पर आशिक हो चुकी थी। डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि सिर्फ जहनी तनाव है। डॉक्टर ने कुछ अद्वियात दी और उस बात का यकीन दिलाया कि कुछ ही दिनों में मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाऊंगा। वहाँ से वापस आकर मैंने दवाई तो खा ली, लेकिन दिल में बेयकीनी की कैफियत थी। इसी रात अपने कमरे में सोया हुआ था कि अचानक नाक के नथनों से सांस में घुलती हुई खुशबू महसूस हुई। वो खुशबू इतनी तेज़ थी कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे नाक के नथने फट जाएंगे और उनसे खून के फव्वारे फूट पड़ेंगे। मैंने जल्दी से रज़ाई सर पर टान ली, लेकिन वो खुशबू और ज़्यादा तेज़ होती गई। मैं आंखें फाड़ते हुए उठ बैठा। मैंने कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखाई ना दिया। काफ़ी बार गौर से देखने के बाद कमरे के कोने में एक खुशकामत लड़की को खड़ा पाया, जो मुझे पीठ दिखा कर खड़ी थी और उसके बाल हवा में लहर रहे थे। अगरचे मेरा कमरा हवा बंद था,
صرف دروازے کے نیچے سے ہوا آ جا سکتی تھی۔ میں نے لرزتے لہجے میں اس سے پوچھا، کون ہو؟ کون ہو تم؟ اس لڑکے کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ وہ خوشبو مزید تیز ہونے لگی۔ مجھے اچانک بہت زیادہ سردی محسوس ہونے لگی۔ یوں لگا جیسے میرا دماغ سرد احساس سے پھٹ جائے گا اور پورے جسم جم کر برف بن جائے گا۔ ہر گزرتے لمحے میں خوشبو تیز ہوتی گئی اور سردی بڑھتی گئی۔ وہ لڑکی الٹے پیر چلتے ہوئے میرے قریب آنے لگی۔ اسے قریب آتے دیکھ کر میری آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ چیخنا چاہا تو آواز گلے میں اٹک گئی۔ اٹھ کر بھاگنا چاہا تو محسوس ہوا جیسے میرا جسم مفلوج ہو گیا ہو۔ میں بے بسی سے اسے اپنے قریب آتا دیکھ رہا تھا۔ اچانک کمرے کے بلب نے بہت تیزی سے نمٹمانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے منظر مزید خوفناک ہو گیا۔ اچانک میرے کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکنے لگا۔ دروازہ کھٹکتے ہی میرا جسم حرکت میں آ گیا۔ میں فوراً بستر سے اٹھا اور دروازے کی جانب بھاگا۔ دروازے کی کنڈی کھولی اور دروازہ کھینچا، لیکن دروازہ سختی سے جما ہوا تھا، جیسے کوئی دوسری جانب سے پکڑ کر کھڑا ہو۔ میں دروازہ کھولنے کی کوشش میں سر سے لے کر پیروں تک پسینے میں شرابور تھا اور دردناک آواز میں مدد کے لیے چلا رہا تھا، میری مدد کرو، میری مدد کرو، یہ مجھے مار ڈالے گی۔ میں مسلسل چلا رہا تھا کہ اس لڑکی نے میرے پاس آ کر کان میں سرگوشی کی، تم صرف میرے ہو، صرف میرے ہو، میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ اس لڑکی نے ابھی صرف یہی بات کی تھی کہ باہر کھڑے شخص نے کھینچ کر دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو سامنے زارا کھڑی تھی۔ میں نے اسے کس کے گلے لگایا اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں موت سے نکل کر زندگی کی جانب لوٹ آیا تھا۔ وہ میری پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے دلاسے دینے لگی، بے فکر ہو جاؤ، سب کچھ ٹھیک ہے، میں یہیں ہوں تمہارے پاس۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ اسے اپنی وجہ سے پریشان دیکھ کر میں اور زور سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اور رو رو کر اسے سب کچھ بتانے لگا۔ وہ مسلسل میرے آنسو پوچھ رہی تھی اور مجھے تسلی دے رہی تھی۔ میں زارا کو لے کر کمرے میں گیا تاکہ اسے وہ لڑکی دکھا سکوں، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، نہ کوئی لڑکی، نہ کوئی خوشبو اور نہ ہی سردی۔ میرے کمرے کا ماحول بالکل نارمل تھا۔ زارا نے مجھے تسلی دی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو، تم نے ضرور کوئی برا خواب دیکھا ہوگا۔ تمہارے کمرے کا بلب مسلسل نمٹما رہا تھا، شاید اسی وجہ سے تمہیں یہ سب وہم ہوا ہوگا۔ دراصل تمہارے کمرے کے دروازے کے نیچے سے آتی ہوئی نمٹماتی روشنی نے مجھے اس طرف متوجہ کیا۔ تمہارے کمرے کا بلب بہت تیزی سے نمٹما رہا تھا، اس لیے میں تسلی کرنا چاہتی تھی کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں۔ میں رنجیدہ ہو کر اسے یقین دلانے کی ایک اور کوشش کی۔ زارا، خواب اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ایک پاگل ہوں جسے خواب اور حقیقت کے درمیان فرق نہیں آتا، جس نے نمٹماتے بلب کی وجہ سے کمرے میں ایک لڑکی کی موجودگی کو فرض کر لیا، جسے ایسی چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو باقی سب کو دکھائی نہیں دیتی؟ تمہیں میری بات پر یقین کیوں نہیں آ رہا؟ وہ لڑکی، وہ خوشبو، وہ ٹھنڈ، وہ سب ایک خواب نہیں ہو سکتے۔ میں نے اپنے جسم کے ذرے ذرے کو درد سے ٹوٹتا ہوا محسوس کیا۔ زارا میرے گال سہلاتے ہوئے بولی، میں ایسا تو نہیں کہہ رہی کہ تم کوئی نفسیاتی مریض ہو۔
मैं तो बस इस मसले से तुम्हारा ध्यान हटाना चाहती थी। मेरा ख्याल है कि इस रात के बाद से तुम इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे हो, इसलिए वो चीज़ें तुम्हारे जहन पर सवार रहती हैं। खुद को दूसरे कामों में बहलाए रखो ताकि उन सब डरावनी चीज़ों का ख्याल दिल से निकाल सको। वो मेरे गाल सहलाते हुए मुझे मुसलसल समझा रही थी। मैंने मासूमाना अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए पूछा, किस तरह खुद को बहलाऊं? वो मेरी आंखों में प्यार से देखते हुए बोली, मेरा ख्याल है कि शादी कर लो। दिल बहलाने का इससे बेहतर और कोई जरिया मेरी नज़र में तो नहीं है। मैंने हैरानगी से आंखें फाड़ कर देखते हुए उसे से पूछा, पर किस से? वो शर्मा कर आंखें बंद करते हुए बोली, कोई मुनासिब रिश्ता देखकर। मैंने इसका हाथ अपने हाथ में थामते हुए कहा, अगर तुम्हारी नज़र में मेरे लिए कोई मुनासिब रिश्ता है तो मुझे बताना। मैं जल्द अज जल्द शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे किसी के साथ की सख्त ज़रूरत है। वो आंखें घुमाते हुए बोली, एक मुनासिब रिश्ता तो अभी भी इसी वक्त तुम्हारे सामने है। अगर तुम्हें इसमें दिलचस्पी हो तो बताना। ये बात कहते हुए उसने अपने हाथ को मेरे हाथ की गिरफ्त से आज़ाद किया और शर्माते हुए वहाँ से भाग निकली, जबकि मैं वहाँ खड़ा सोचता ही रहा, क्या वाकई ज़ारा मुझसे शादी करना चाहती है? मुझसे? क्या वो मुझसे मोहब्बत करती है या सिर्फ तरस खा रही है? इस तरह के और बहुत सारे सवालात मेरे जहन पर सवार थे। मैंने अपने दिमाग में बिखरे हुए ख्यालात और सवालात को यकजा करके ज़ारा से शादी करने और अगली सुबह अपने वालिदैन से इस बारे में बात करने का फ़ैसला किया। मैं बहुत डरा हुआ था, इसलिए अपने कमरे में नहीं गया, बल्कि पूरे घर में यहाँ वहाँ टहलता चलता, कभी टीवी देखता, कभी किचन में घुसकर खाना खाता तो कभी मोबाइल पर गेम्स खेलता। जैसे जैसे करके मैंने वो रात गुजारी। सुबह वालिदैन के उठते ही मैंने उन्हीं रात का सारा किस्सा तफसील बयान कर दिया और ज़ारा से शादी करने की बात रखी। मेरे वालिदैन फ़ौरन मान गए। मैंने यही बात एली और आना के सामने रखी। एली तो मान गई, लेकिन आना इसने शादी की शदीद मुखालफत की। मैंने इससे पूछा, तुम्हें ज़ारा से क्या मसला है? वो एक परफेक्ट भाभी है और परफेक्ट बहू साबित हो सकती है, और सबसे बेहतरीन बात ये कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। तो तुम एक बहन होकर कैसे मेरी मोहब्बत के आड़ आ सकती हो? इस पर आना ने जवाब दिया, भाई हमें हकीकत में नहीं पता कि वो कौन है और कहाँ से आई है। मुझे नहीं लगता कि हमें इसकी बताई हुई कहानी पर यकीन करना चाहिए। इसके बारे में मुकम्मल तफसीलात हासिल करने के बाद शादी की बात चलानी चाहिए। आना की बात सुनकर मैं आग बगोला हो गया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें इसके बारे में इस तरह की बातें करते हुए। तुम में से कोई कुछ भी बोले, मुझे ज़ारा पर पूरा यकीन है। कान खोल कर मेरी बात सुन लो। जो भी इस शादी की मुखालफत करेगा वो शौक़ से मेरे साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ सकता है। मेरी बातें सुनकर आना सहम गई और खामोशी से उठकर कमरे में चली गई। इसके पीछे पीछे एली भी कमरे में चली गई। मैं भी मैं बहुत पुरसुकून मिजाज इंसान था और ये पहली बार था जब मैंने आना को इतने करख्त लहजे में डांटा था। मैं अपनी इस हरकत पर खुद भी हैरान था। मैंने इससे बात को
पीठ पीछे फेंका और ज़ारा को खुशखबरी सुनाने चल पड़ा। कहानी अभी जारी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।